हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने इसके बारे में सुना है पर ढंग से इसको पढ़ा नहीं होगा। क्या है, आपने इसके बारे में सुना तो सबने, पर ढंग से पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा भी होगा तो उतने अच्छी तरीके से इसका जो बेसिक चीज़ है वो समझ में नहीं आई होगी। बेसिक चीज़ आपने पढ़ी नहीं होगी कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कैसे होती हैं। तो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि एनसीईआरटी का 21 नंबर का चैप्टर है। 21 नंबर का ये चैप्टर है, 21वां चैप्टर है। और इसमें जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर 21 हैं वो 230 पेज नंबर पर है। कहाँ है, 230 पेज नंबर पर स्टार्ट होता है। तो वहाँ स्टार्ट होता है कौन सा चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एकदम बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको एकदम ध्यान से इसको समझना होगा कि क्या क्या बोलता है। तो आपने न्यूरॉन के बारे में सुना है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन किस तरीके से शरीर को कंट्रोल करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, और किस तरीके से शरीर के ऑर्गन सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन एवं समन्वय का कार्य करता है, कोऑर्डिनेशन में रखता है। तो न्यूरल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी क्यों न्यूरल सिस्टम आया, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, इसके बारे में अपन समझेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में 230 पेज नंबर पर हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं, उसको मैं साइड में लिख देता हूँ, फिर उसको एकदम अच्छे तरीके से अपन उसको समझेंगे कौन कौन से शब्द हैं। कि एक तो उसमें दिया होगा होम्योस्टेसिस, ये शब्द ही लोगों को समझ में नहीं आते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, जो कि इसमें भी लिखा है। कंट्रोल तो आपको समझ में आता होगा भाई, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना या नियंत्रण करना, उस पर नियंत्रण रखना कोऑर्डिनेशन है। इंट्रैक्शन है। एक है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये 4 शब्द फर्स्ट पैराग्राफ में हैं, जो कि इसकी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर हैं उसकी जो डेफिनेशन है, होम्योस्टेसिस, कोऑर्डिनेशन, इंट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, मेन जो कि इसके वर्ड बोल सकते हैं, उस डेफिनेशन के मेन वर्ड ये हैं, होम्योस्टेसिस, कोऑर्डिनेशन, इंट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री। इनकी हिंदी भी मैं बता देता हूँ। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है समअवस्था, कोऑर्डिनेशन का होता है समन्वय, इंट्रैक्शन का मतलब है बातचीत, और कॉम्प्लीमेंट्री का तालमेल, नियंत्रण है, तालमेल एक तरीके से बोल सकते हैं अपन। और इंट्रैक्शन का मतलब बातचीत या मुलाकात, किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करना, मतलब उससे बातचीत या मुलाकात करना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके बीच में तालमेल बिठाना, अपनी बात के बीच में। बातचीत का मतलब जब बातचीत करते हैं तो दोनों की बातचीत में तालमेल बैठना। तो इन सब का मतलब है। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर हैं, इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ और क्यों कैसे पड़ी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। बायोलॉजी है कि बायोलॉजी अपने पास शब्द हैं। बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी के अंदर 21 नंबर का एक चैप्टर है बायोलॉजी। ये शब्द हैं, इसको अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर ही ये चैप्टर आता है। तो बायोलॉजी में ऐसा क्या हुआ,
क्यों कैसे हुआ कि इसकी चैप्टर की न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ी। तो आइए समझते हैं। बायो मतलब बायोस दो शब्द से मिलकर मेनली बना होता है। क्या बना होता है? बायोस और लोगोस। क्या? दो शब्दों से मिलकर बना होता है लोगोस। एकदम पूरा डिटेल से समझेंगे। बायोस मतलब होता है लाइफ, जीवन, लाइफ। जो होता है बायोस का मतलब लाइफ या जीवन हिंदी में। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी। क्या होता है? स्टडी या अध्ययन हिंदी में बोलें तो लाइफ ऑफ स्टडी इसका मेन पर्पस क्या है? बायोलॉजी का क्या बताता है? स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या होता है? जीवन का अध्ययन जो बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो जीवन का अध्ययन की बात आई तो सबसे पहले बात होगी किसकी? सेल्स की। क्योंकि जीवन कब है? जब सेल्स हैं। सेल्स हैं तो पूरा टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनेगा तो ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो पूरा शरीर काम करेगा, पूरा शरीर होगा। क्योंकि सारा शरीर मिलकर बना होता है किससे? सेल्स हैं। तो बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती हैं, वो होती हैं सेल्स। तो जब जब स्टडी ऑफ लाइफ की बात होती है तो सेल्स की बात होना कंपलसरी है। क्योंकि पूरा जो लाइफ है एक बॉडी की, एक जीवन की, एक जैसे ह्यूमन लाइफ ही ले लें। ह्यूमन लाइफ में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? सेल्स, जो कि सबसे छोटी यूनिट है। तो सेल्स होगी तभी तो पूरा ऑर्गन टिश्यू होंगे, टिश्यू सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, ऑर्गन्स होंगे। तो मेन पर्पस होता है सेल्स। तो हम स्टडी ऑफ लाइफ में सब बात करते हैं किसकी? सेल्स की। सेल्स, बात हुई कोशिका की, सेल्स की। दिख पा रहा होगा सेल्स, ये सेल्स, सेल्स हैं। ये सेल्स कब हैं? सेल्स कब जिंदा रहेंगी? कब ये सरवाइव कर पाएंगी? अगर सेल कब सरवाइव कर पाती हैं? तो सेल्स सरवाइव कर पाती हैं जब एनर्जी इसको मिलती हैं। भाई किसी भी चीज़ को जीवित रहने के लिए उसके लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब बात करते जाएंगे अपन सीधा, बाद में आपको कोऑर्डिनेशन पे लाके रोकूंगा। तो सेल्स हैं अपने पास। सेल्स कब हैं? जब इस एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा कब है? जब बॉडी के अंदर क्या है? मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसको मैं लिखना नहीं, पर मैं आपको समझाने के लिए इसको लिखना पड़ रहा है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाना। क्या है? भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाना इसका मेन पर्पस होता है। लिख भी देता हूँ। भोजन को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन, ऊर्जा बनाना और एनर्जी फॉर्मेशन। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि नए सेल्स या नए अंग, नई चीज़ का निर्माण करना, नए पार्ट, शरीर के नए पार्ट्स का निर्माण करना या फॉर्मेशन करना इंग्लिश में बोले तो। मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कब हैं? जब क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है।
मैं आपको एक चीज़ लेता आ रहा हूँ। स्टडी ऑफ लाइफ कब है? जब सेल्स हैं। सेल्स कब हैं? जब एनर्जी हैं। एनर्जी कब है? जब मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि भोजन टूटेगा जभी तो एनर्जी आएगी। अब मेटाबॉलिज्म कब है? जब इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, शरीर का जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट है, एकदम स्थिर है। शरीर का एनवायरनमेंट कैसा है? स्थिर है। अब शरीर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट मतलब शरीर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट की बात करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है? बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ब्लड बीपी, ब्लड प्रेशर, प्रेशर को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक होता है ग्लूकोज लेवल। किससे डिफाइन करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होने को? ग्लूकोज लेवल। तीसरी बात आती है अपने पास, ये इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट कब है? जब क्या है? होम्योस्टेसिस। क्या है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस समावस्था। होम्योस्टेसिस कब है? होम्योस्टेसिस कब है? जब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में है। और ये कोऑर्डिनेशन में कब है? जब ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम। कब है कोऑर्डिनेशन में? ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब एक इंटरेक्ट मतलब बातचीत कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं एक दूसरे से, कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो मैं अभी इसको एक बार और समझाऊंगा। और ये ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम जब इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री कब है? किसके कारण ये इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री रह पाते हैं? तो ये है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में बात करते हैं, ये दो तरीके से काम करते हैं, ब्रेन एंड नर्व्स और ये हॉर्मोन्स। अब मेन अपन बात कर रहे थे कि सेल्स कब हैं, तो पीछे से लेके चलते हैं अपन। जब न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो ये इनके कंट्रोल में है। क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि सर्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटरेक्शन कर रहे हैं। किसके कारण? न्यूरल सिस्टम के कारण एंड कोऑर्डिनेशन के कारण। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ कर पा रहे हैं तो ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आता है। क्या आता है? कोऑर्डिनेशन आता है। कोऑर्डिनेशन आएगा तो होम्योस्टेसिस आएगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होगा। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होगा तो मेटाबॉलिज्म होगा।
मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो सेल होगी, सेल होगी तो स्टडी ऑफ लाइफ होगी, स्टडी ऑफ लाइफ होगी तो बायोलॉजी होगी। मेन बात इसी पर आकर अटकती हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि जब स्टडी ऑफ लाइफ किसके कारण है, कि स्टडी ऑफ लाइफ कारण मेन रीज़न है सेल। क्या है? सेल। सेल किसके कारण है? एनर्जी के कारण। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो सेल नहीं होगी। सेल किसके कारण? मेटाबॉलिज्म के कारण। जब भोजन टूटेगा तो ऊर्जा मिलेगी। अब मेटाबॉलिज्म किसके कारण? इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ब्लड प्रेशर कांस्टेंट है, ग्लूकोज लेवल कांस्टेंट है। ग्लूकोज लेवल, ये सब कांस्टेंट किसकी वजह से? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसको मैं समझाता हूँ। ये होता है जैसे कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए शरीर में क्या है? पसीना छूटता है। पसीना, स्वेटिंग होगी तो शरीर का टेम्परेचर लेवल एक होम्योस्टेसिस होगा, कम होगा। क्या होगा? अगर गर्मी ज़्यादा है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा तो पसीना आएगा तो शरीर ठंडा होगा तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट है तो क्या है? ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑर्गन, जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो अपने बॉडी की जो मसल्स जो कि बहुत ज़्यादा थकेंगी तो उनमें क्या होगा? हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे शरीर के जो सिस्टम्स हैं, जो तंत्र हैं, वो काम करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन को, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी ऑक्सीजन को लेगा लंग्स में आएगी तो एल्विलाई में से इंटरेक्ट करके या कॉम्प्लीमेंट्री बातचीत तालमेल से बिठा के जो कि सर्कुलर सिस्टम के ब्लड में आएगी तो वो जो ऑक्सीजन है कहाँ? सेल्स में आएगी तो ग्लूकोज टूटेगा तो क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी तो सेल्स को ऊर्जा मिलेगी, तो सेल्स हम ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाएंगे। और अपने हाइपोक्सिया जो होता है, सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सेल्स थक जाती हैं तो उनको क्या है? ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो अधिक देर तक काम कर पाएंगे। यही एक शरीर का बैलेंस है। अगर इस शरीर का बैलेंस नहीं हो पाता तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं आती, ऑक्सीजन आ भी जाती तो इंटरेक्ट करके उन सर्कुलर सिस्टम में जो ब्लड है उस वहाँ नहीं आती तो सेल्स तक नहीं पहुँचती तो वो ऊर्जा नहीं मिलती तो सेल्स डेड हो जाती तो लाइफ जो कांस्टेंट है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाता। तो ये सारा सिस्टम से जो बैलेंस किया जाता है वो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा बैलेंस किया जाता है। न्यूरल सिस्टम जो उसको बैलेंस करता है, किसके वजह से करता है? ब्रेन्स और नर्व्स की वजह से। जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हॉर्मोन्स की वजह से, ये एक दूसरे के इंटरेक्शन में, एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं। जैसे कि अपने घर में जो माता पिता होते हैं, जो अपने बच्चों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं, तो ये नहीं कि माता जी नियंत्रण रखेंगी या कंट्रोल रखेंगी तो पिताजी नहीं रखेंगे, दोनों साथ में कंट्रोल रखते हैं। माताजी पिताजी की बात मानते हैं, पिताजी माताजी की बात मानते हैं, तो एक दूसरे के साथ एक नियंत्रण में काम करते हैं, तो पूरा परिवार एकजुटता से एक कोऑर्डिनेशन में चल पाता है। वरना सब लोग बिछड़ जाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा तो सब लोग बिछड़ जाएं। इसी तरह ये जो न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये पूरे शरीर के जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उसको कंट्रोल करके काम करता है। तो क्या होता है? सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ बातचीत या तालमेल से काम कर पाते हैं। यही बात यहाँ लिखी है, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम्स इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये बात कर पाते हैं तो क्या होगा? शरीर के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बैठेगा, एक नियंत्रण, एक समन्वय आएगा। अगर समन्वय आएगा तो शरीर के अंदर एक होम्योस्टेसिस, एक ऐसी अवस्था आएगी, ऐसी सम अवस्था आएगी जिसके कारण इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, शरीर का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी मिलेगी तो सेल्स काम कर पाएंगी। अगर सेल्स काम कर पा रही हैं तो यह यानी कि लाइफ है तो क्या अपन बायोलॉजी पढ़ पा रहे हैं।
क्योंकि ये सब बायोलॉजी के अंडर आता है। अगर ये सब नहीं होता तो अपन क्या कर पाते, बायोलॉजी का अध्ययन या स्टडी ऑफ लाइफ नहीं पढ़ पाते। तो मेन इसका जो पॉइंट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी पे बेस्ड है। क्या कहें कि शरीर का सारा कोऑर्डिनेशन या इंटरेक्शन एक दूसरे के ऑर्गन्स के साथ मिलाप बना रहे, और ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये न्यूरल सिस्टम की वजह से हो पा रहा है। न्यूरल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो हॉर्मोन्स से काम करता है, एक दूसरे ब्लड में हॉर्मोन्स भेजेगा। मैसेज किससे किससे भेजता है, ये हार्मोन से भेजता है। और जो न्यूरल सिस्टम ये ब्रेन एंड नर्व से काम करता है। तो अपन आगे इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, पर आज की जो मेन बात थी क्या थी कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो कि ऑर्गन्स पर काम करते हैं, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम्स को कॉम्प्लीमेंट्री तालमेल बैठाते हैं उनके बीच में, उन्हें मजबूर करते हैं ये काम करने के लिए, क्योंकि उनको शरीर में क्या करना है, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेशन रखना है। अब अगर कोऑर्डिनेशन रख पाएंगे तो होम्योस्टेसिस आएगा, होम्योस्टेसिस आएगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होगा, यानी कि ब्लड बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ब्लड प्रेशर कांस्टेंट होगा, ग्लूकोज का लेवल कांस्टेंट होगा। या अगर ये सब हो पाएगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, भोजन टूटेगा, क्या ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो सेल को एनर्जी मिलेगी, सेल्स को एनर्जी मिलेगी तो वह लाइफ रहेगी, जीवन रहेगा, जीवन रहेगा लाइफ रहेगी। तो स्टडी ऑफ लाइफ हम स्टडी ऑफ इसको जीवन को पढ़ पाएंगे, अगर जीवन को पढ़ पाएंगे तो बायोलॉजी होगी। तो मेन इसका पर्पस जो आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आता है। न्यूरॉन जो कि शरीर को एक तरह से कंट्रोल रखता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये पूरा इसका बेस्ट चार्ट है, इसकी वजह से हम इसको समझ पाते हैं। थैंक यू।